गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर फॉर अदर कंसिडरेशन से रिलेटेड अपना टॉपिक कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज कॉल्स इन एरिया एंड इंटरेस्ट देयर। देखो बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है कॉल्स इन एरिया एंड इंटरेस्ट देयर। एंड इंटरेस्ट देयर। देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये समझिए कि कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है, कॉल्स इन एरियर किसे कहते हैं। देखो बेटा, कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है, जैसे आपको पता है कि कोई भी कंपनी जब अपना मार्केट में शेयर इशू करती है तो जनरली उस शेयर्स का प्राइस कंपनी के द्वारा इंस्टॉलमेंट में मंगवाया जाता है। स्टार्टिंग में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इस तरीके से जनरली कंपनी अपने शेयर्स के प्राइस को मंगवाती है। अब आप देखेंगे कि एप्लीकेशन का पैसा हर एक शेयर होल्डर कंपनी को जरूर पे करता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर एप्लीकेशन का पैसा नहीं देगा तो कंपनी शेयर मार्केट में इशू नहीं करेगी। इसलिए एप्लीकेशन का पैसा देना हर एक शेयर होल्डर के लिए कंपलसरी है। लेकिन जब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या अदर कॉल्स का नंबर आता है तो कई बार शेयर होल्डर उन कॉल की पेमेंट नहीं करता। उसके पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है। भाई रीजन ये भी हो सकता है कि शेयर होल्डर पे करना नहीं चाहता है, या रीजन ये भी हो सकता है कि शेयर होल्डर की फिलहाल इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस कॉल की पेमेंट कर पाए। चलो, ये हमारा मैटर नहीं है कि शेयर होल्डर किस वजह से कॉल की पेमेंट नहीं कर रहा, किस वजह से वो पेमेंट नहीं कर रहा, ये हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर ये है कि शेयर होल्डर से जो कॉल मांगी जा रही है उस कॉल की पेमेंट वो नहीं कर रहा। भाई मान लो कंपनी के टोटल 1 लाख शेयर्स है, ठीक है। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है। आज कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया, लेकिन एक बंदा जिसके पास 1000 शेयर्स है वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा। अगर किसी शेयर होल्डर के द्वारा शेयर्स के ऊपर मांगी जाने वाली किसी भी कॉल की पेमेंट नहीं की जाती है तो उसको हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब तो क्लियर हो गया कि व्हेन द शेयर होल्डर डिड नॉट मेक द पेमेंट ऑफ एनी कॉल, इट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। अब बात करते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। देखो, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक एंट्री से समझा रहा हूं। मान लो कंपनी के 1 लाख शेयर है जिसके ऊपर कंपनी ने फर्स्ट कॉल के 20 रुपीज मंगवाए। तो पहले तो कंपनी पैसे को ड्यू करेगी, उसकी एंट्री हो जाती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर पे 20 रुपीज के हिसाब से कंपनी के 20 लाख रुपीज फर्स्ट कॉल के ड्यू। अब आप ये देखो कि फर्स्ट कॉल ड्यू करने के बाद हम फर्स्ट कॉल के पैसे को रिसीव करते हैं। रिसीव करते समय हमें टोटल 20 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे, लेकिन एक बंदा जिसके पास 1000 शेयर्स है वो फर्स्ट कॉल के 20 रुपीज नहीं दे रहा। इसका मतलब 1000 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से 20,000 रुपीज आपको रिसीव नहीं हो रहे। तो सीधी सी बात है, 20 लाख रुपीस की टोटल कॉल्स ड्यू हुई है, उसमें से आपको 20,000 रुपीस नहीं मिल रहे। जो पैसा नहीं मिल रहा वो आपके लिए क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरियर। इसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट तरीका, जो अमाउंट नहीं मिल रहा उसको आप कॉल्स इन एरियर के नाम से डेबिट कर दो। भाई 20 लाख रुपए में से आपको 20,000 रुपीज नहीं मिल रहे, इसका मतलब बाकी के 19,80,000 रुपीज मिल रहे हैं। तो 19,80,000 रुपीज जो मिल रहे हैं वो तो चले जाएंगे बैंक में। 20,000 रुपीज नहीं मिल रहे, उसको कॉल्स इन एरियर के नाम से डेबिट कर दो। डेबिट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये हमारे लिए एसेट्स है। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि ये पैसा कंपनी को फ्यूचर में मिल जाएगा। तो एक तरीका तो ये होता है कि कंपनी को जो पैसा मिल गया वो तो बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट। जो अमाउंट नहीं मिल रहा
वो कॉल्सिन एरियर के नाम से डेबिट, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक में कितना अमाउंट? 19,80,000। कॉल्सिन एरियर में कितना अमाउंट? 20,000। और टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहां पे कितना पैसा चला जाएगा? 20 लाख। यहां कितना अमाउंट चला जाएगा? 20 लाख। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पैसा नहीं मिला, जो अमाउंट आपको नहीं मिल रहा, उसको आप कॉल्सिन एरियर के नाम से डेबिट कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो हम मोस्ट प्रोबेबली फॉलो करते हैं, वो तरीका ये है कि आप कॉल्सिन एरियर को डेबिट मत करो, केवल इतना करो कि जिस कॉल पे जितना पैसा मिला है उतना पैसा रिसीव करने की एंट्री कर दो, बाकी का पैसा पेंडिंग रह जाएगा। जैसे फर्स्ट कॉल ड्यू तो पूरे अमाउंट से होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20 लाख। अब इसमें से आपको 20,000 रुपीज नहीं मिल रहे, जो पैसा नहीं मिल रहा वो उस कॉल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी जितना अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है आप उस पैसे को रिसीव करने की एंट्री कर दो, कॉल्सिन एरियर को कहीं मत दिखाओ। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप एंट्री करो, केवल अमाउंट माइनस कर दो 20,000 रुपीज जो नहीं मिल रहा, आप एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और कितने से? 19,80,000 से। कितने से? 19,80,000 रुपीज से एंट्री कर दो। कहने का मतलब दो तरीके हैं, एक तरीके में आप कॉल्सिन एरियर को डेबिट करोगे, ठीक है, और दूसरे तरीके में केवल अमाउंट में से माइनस करके जितना पैसा उस कॉल पे मिला है उतने अमाउंट से उस कॉल को डेबिट कर दो, मतलब बैंक को डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, दो में से कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं, हम लोग ज्यादातर सेकंड मेथड को अडॉप्ट करते हैं, सेकंड मेथड को, इस वाले तरीके। ठीक, ये तो हो गया कॉल्सिन एरियर का ट्रीटमेंट। ये यानी कि अगर कोई शेयर होल्डर किसी कॉल की पेमेंट नहीं करता तो उसका ट्रीटमेंट। अब बात आती है, देखो जैसे मैंने बताया कि भाई शेयर होल्डर पेमेंट क्यों नहीं कर रहा, इसके पीछे का दो रीजन हो सकते हैं। या तो वो पैसा देना नहीं चाहता, अगर वो देना नहीं चाहता तो वो फ्यूचर में भी कभी नहीं देगा, या फिर हो सकता है कई बार ऐसी सिचुएशन है कि शेयर होल्डर की मजबूरी है, भाई आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज कंपनी ने पैसा मंगवा लिया, मैं मजबूर हूं, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर कंपनी मुझे टाइम पीरियड दे दे, महीने, 2 महीने, 3 महीने का, हो सकता है 2 महीने बाद मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट हो जाए, आफ्टर 2 मंथ आई कैन मेक द पेमेंट। अगर मान लो हम ये कहते हैं कि इफ पेमेंट इज मेड, पेमेंट ऑफ कॉल्सिन एरियर is made in future। अगर मान लो कोई भी शेयर होल्डर कॉल्सिन एरियर की पेमेंट फ्यूचर में कभी करता है तो उसकी एंट्री, अब आप देखो दो केस बने थे हमारे, तो एंट्री भी दो में से कोई एक होगी। अगर आपने पहले केस में जैसे कॉल्सिन एरियर को डेबिट किया था, अगर आपने कॉल्सिन एरियर अकाउंट ओपन किया हुआ है, फ्यूचर में जब पैसा मिलेगा तो वो कॉल्सिन एरियर का कहलाएगा, उस केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन एरियर अकाउंट। अगर आपने कॉल्सिन एरियर अकाउंट खोला था लेकिन आपने डायरेक्टली कॉल में से माइनस कर रखा था, तो फ्यूचर में जब पैसा मिलेगा तो किसका मिलेगा? फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है वो अलॉटमेंट हो सकता है वो सेकंड कॉल हो, थर्ड कॉल हो, कोई भी हो सकता है। अगर आपने कॉल्सिन एरियर अकाउंट नहीं खोला था और फ्यूचर में पैसा मिलता है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, जो भी कॉल का नाम है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, वो है। ठीक है, ये होता है इफ द कॉल्सिन एरियर अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन सम फ्यूचर डेट। भाई अगर कॉल्सिन एरियर का अमाउंट फ्यूचर की किसी भी डेट के ऊपर आपको रिसीव, क्लियर? ये है हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्सिन एरियर। अब बात करते हैं इंटरेस्ट देयरऑफ।
कॉल्सिंग एरियर के ऊपर इंटरेस्ट। देखो बेटा, जैसे कंपनी ने आज फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया, एक बंदा फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा, यानी कि 20,000 रुपीज नहीं दे रहा। फिर कंपनी ने क्या किया कि उस बंदे को थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दिया, थोड़ा सा टाइम पीरियड दे दिया कि भाई चलो हो सकता है आज मजबूरी है, बंदे के पास पैसा नहीं है, कल दे देगा। ठीक है, कंपनी ने उस बंदे को 2 महीने का टाइम पीरियड दिया। आफ्टर 2 मंथ बंदे ने पेमेंट कर दी। ठीक है, आपको फ्यूचर में पैसा मिल गया बैंक टू कॉल्सिंग एरियर या बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर कंपनी उस बंदे के ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज ना करे तो हर एक शेयर होल्डर इस तरीके का डिले करना स्टार्ट कर देगा। हर एक शेयर होल्डर को पता है कि कंपनी 2 महीने का टाइम पीरियड देगी, आज क्यों पैसा दे, 2 महीने बाद दे देंगे। तो इसलिए क्या होता है, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए कंपनियों को अगर पैसा जो ड्यू डेट है उसके बाद मिलता है तो कंपनी उसके ऊपर क्या लिखती है, इंटरेस्ट लिखती है। अगर कोई शेयर होल्डर किसी भी कॉल की पेमेंट ड्यू डेट के ऊपर ना करके फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर करता है या आफ्टर 1 और 2 मंथ और 3 मंथ करता है तो कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट लेती है। कंपनी क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट। अब आप देखो इंटरेस्ट कितना, देखो या तो क्वेश्चंस में इंटरेस्ट की रेट मेंशन होगी कि भाई कंपनी के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिंग एरियर कितना है, अदरवाइज कंपनियों के लिए टेबल एफ अप्लाई होती है। टेबल एफ जो पुरानी बुक्स है उसमें हो सकता है टेबल ए दे रखी हो, टेबल एफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिंग एरियर इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अगर कोई भी शेयर होल्डर प्रेजेंट में मांगी जाने वाली किसी भी कॉल की पेमेंट फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर करता है, आफ्टर सम टाइम पीरियड करता है, तो कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और उसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी, कंपनी इंटरेस्ट ले रही है, पैसा कंपनी के लिए पास आएगा तो कंपनी उसके लिए एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिंग एरियर अकाउंट। क्या एंट्री करेगी कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिंग एरियर अकाउंट। ठीक है, हालांकि आपको बता देता हूं कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिंग एरियर का कोई भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिंग एरियर की रेट क्या है। ठीक है, कॉल्सिंग एरियर पे कंपनी इंटरेस्ट रहेगी 10% पर एनम, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिंग एरियर। ठीक है बेटा, तो देखो ये हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्लियर होना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 15। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन 15 में क्या गिवन है, इसमें कहा गया कि चंद्रा लिमिटेड इशूड 15,000 preference shares of ₹100 each at a premium of 5%। 15,000 preference शेयर इशू कर रहे हो, एक शेयर 100 रुपीज का है और 5% प्रीमियम, 5 रुपीज का प्रीमियम हो गया। पेमेंट वर टू बी मेड 25 एप्लीकेशन, 45 अलॉटमेंट, 35 फर्स्ट एंड फाइनल को, तो 25 और 45 70 प्लस में 35 105। 105 में इशू कर रहे हो, 105 इस तरीके से मंगवाया जाए। आगे कह रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर 14,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, ऑल आर एक्सेप्टेड। अब आप देखो कि कंपनी 15,000 शेयर इशू करना चाहती थी, एप्लीकेशन कितने के लिए मिल रही है, 14,000। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कॉल्सिंग एरियर। इस सिचुएशन को हम अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, और उस केस में आपको पता है कि सारी एंट्री हम क्या करेंगे, उतने शेयर से करेंगे जितने के लिए एप्लीकेशन मिल रही है, यानी कि 14 से। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर। सारा पैसा आपको रिसीव हो गया केवल 200 शेयर पे फाइनल कॉल को छोड़कर, यानी कि 200 शेयर्स ऐसे हैं जिस पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिल रहा। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक ऑफ द कंपनी।
अब देखो इस क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया कि प्रिपेयर द कैश बुक ऑफ द कंपनी। जब कैश बुक बनाने के लिए कहा जाए तो बैंक से रिलेटेड सारी एंट्री किस में चली जाएगी, कैश बुक में। तो देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारे सामने क्लियर है। आपसे इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें जर्नल एंट्री और कैश बुक बनाने के लिए कहा जा रहा है। एक तरफ तो बना लो कैश बुक, कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, एंड अमाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इसी प्रकार एक तरफ आप बना लीजिए जर्नल। फॉर्मेट तो आपके सामने क्लियर है ही, ठीक है। देखो 14,000 शेयर्स हैं जो आपने इशू किए हैं। भाई 15 करना चाहते थे लेकिन एप्लीकेशन 14 के लिए, सारी एंट्री 14 से करो। 14,000 शेयर्स पे, अच्छा एक बात और देखो, इन शेयर्स के ऊपर 5 रुपीज का प्रीमियम है। कहाँ पे बताया नहीं है, तो आप ही देखो पेमेंट आपसे मंगवाई जा रही है 25, 45 और 35 रुपीज करके। 5 रुपीज प्रीमियम का कहाँ पे है ये नहीं बताया गया है, तो आपको पता है उसको किसके साथ मानना है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के जो 45 रुपीज है इसमें 5 रुपए का प्रीमियम और 40 रुपीज की क्या है, शेयर कैपिटल। ये बात माइंड में रखना। अब हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले 14,000 शेयर्स के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन आ रही है, सारी एंट्री 14,000 से करोगे। 14,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹25। पहला काम होता है एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करना, प्रेफरेंस शेयर्स है, उसके साथ रेट ऑफ डिविडेंड गिवन नहीं है। फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। बैंक की एंट्री किस में जाएगी, कैश बुक में। तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट, 3,50,000। 14,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹25, 350। फिर आप इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे तो आपकी अगली एंट्री क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,50,000। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, यहां पे क्या लिख देंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर किया, ठीक। इसके बाद किसका नंबर आएगा, अलॉटमेंट का। अब अलॉटमेंट के केस में आपको पता है कि सबसे पहले तो आप अमाउंट को ड्यू करते हैं और उसके बाद उस अमाउंट को रिसीव करते हैं। देखो अलॉटमेंट के केस में पहले अलॉटमेंट को ड्यू करो, क्या एंट्री हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा इसी में 5 रुपीज का प्रीमियम भी, ध्यान रखना। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। भाई प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टोटल कितने अमाउंट की है, 45 रुपीज की है। अब आप देखोगे कि 45 के हिसाब से
टोटल 14,000 शेयर्स पे 6,30,000 रुपीज बनते हैं। 6,30,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट के ड्यू की, जिसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट चला जाएगा 560 और प्रीमियम में कितना अमाउंट चला जाएगा 70,000। यहां पे लिख देंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ ₹45 इंक्लूडिंग प्रीमियम 5। ठीक, अलॉटमेंट ड्यूटी है। अब आप अलॉटमेंट को रिसीव करोगे, 630 रिसीव करने। अलॉटमेंट के केस में कोई डिफॉल्टर नहीं है, इसका मतलब पूरे के पूरे 630 आपको रिसीव हो जाएंगे। बैंक टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, तो बैंक कैश बुक के डेबिट साइड में यहां पे लिख देंगे टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का कितना अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा 630। कितना रिसीव होगा 630। इसके बाद किसका नंबर आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की है 35 की। पहले ड्यू करो। अब देखो इसमें एक बंदा डिफॉल्टर है, लेकिन डिफॉल्टर का पता तो तब चलेगा जब पैसा रिसीव करना है। ड्यू करते समय तो आपको पता नहीं होता। इसका मतलब ड्यू की एंट्री फुल अमाउंट से होगी। आपकी एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 35 के हिसाब से 4,90,000 रुपीज 490। यहां पे लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹35। भाई 35 रुपए के हिसाब से 35 के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू किया गया। अब यहां पे देखो कि आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 490 मिलने थे बेटा, लेकिन एक बंदा है जिसके पास 200 शेयर है, वो 35 के हिसाब से 7,000 रुपीज कंपनी को नहीं दे रहा। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपको टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा 4,83,000। तो उसके लिए हम एंट्री कर सकते हैं कि जो पैसा आपको मिल गया वो तो किस में चला जाएगा बैंक में। जो नहीं मिला, मैंने बताया था नहीं मिला तो दो केस हो सकते हैं। एक तो सीधा माइनस कर दो और जितना अमाउंट रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री कर दो बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। एक आप उसको कॉल्स इन एरियर में दिखा सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। पहले तो बैंक टू शेयर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैंक डेबिट हो रहा है टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट 483। ठीक है, कॉल्स इन एरियर की एंट्री नहीं करना चाहे ना करे, और अगर दिखाना चाहे तो एंट्री क्या होती है भाई, कॉल्स इन एरियर का पैसा 7,000 नहीं मिल रहा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, हाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर कॉल्स इन एरियर दिखाना चाहते हो तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कॉल्स इन एरियर का कितने का अमाउंट है 7,000। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कितने की हो गई 7,000। यहां पे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर ऑन 200 शेयर्स। ठीक है, या 200 शेयर्स ऑन 200 शेयर्स फाइनल कॉल डिड नॉट रिसीव। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास। अच्छा, इसके बाद लास्ट में इन सब का टोटल करके यहां पे क्या निकाल देंगे, बैलेंस। बाय बैलेंस कैरी डाउन व्हाटएवर जो भी बैलेंस आता है टोटल कर लेना आप लोग। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक है कॉल्स इन एरियर एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कॉल्स इन एरियर और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आया होगा।
इसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर। देखो बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर। कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर। देखो, कॉल्स इन एडवांस और उसके ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट, उसके ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट। सबसे पहले तो पॉइंट आता है कि व्हाट डू मीन बाय कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका कि कोई भी कंपनी मार्केट में जब अपना शेयर इशू करती है तो शेयर्स का जो प्राइस होता है कंपनी उस प्राइस को जनरली इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है, ठीक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरीके से जितनी भी कॉल्स कंपनी चाहे। अच्छा, हर कॉल्स के बीच में एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है। हर कॉल्स के बीच में एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है एंड द टाइम पीरियड इज गिवन टू द शेयर होल्डर टू मेक द पेमेंट इज 14 डेज। देखो, हर कॉल्स के बीच में 1 महीने का टाइम पीरियड होता है और उसके अलावा शेयर्स होल्डर को पेमेंट करने के लिए 14 डेज का टाइम पीरियड एटलीस्ट दिया जाता है। मान लो कोई कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर रही है, इस तरीके से 4 कॉल्स में पैसा मंगवा रही है और हर कॉल्स के बीच में एग्जैक्टली 1 मंथ का ही टाइम पीरियड दिया हुआ है। क्या दिया गया है? 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया गया। अब इसमें क्या होता है कि 1 मंथ के बाद, जैसे आज एप्लीकेशन का पैसा मंगवा रही है, आफ्टर 1 मंथ कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी, उसके 1 मंथ के बाद कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाएगी और उसके 1 मंथ के बाद कंपनी फाइनल कॉल का पैसा मंगवाएगी। अब पेमेंट करने के लिए तरीका क्या होता है कि भाई मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, मेरे पास 100 शेयर्स है, मेरे पास उस कंपनी के 100 शेयर्स है। आज कंपनी ने अलॉटमेंट के 30 रुपीज मंगवाए हैं। कंपनी ने अलॉटमेंट के कितने पैसे मंगवाए हैं? 30 रुपीज मंगवाए। तो उस केस में 30 रुपीज की पेमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बैंक में जाना पड़ेगा। 100 शेयर्स पे 30 रुपीज के हिसाब से 3000 रुपए का अमाउंट बनता है, 33,000 रुपीज का अमाउंट बनता है। 3000 रुपीज लेकर बैंक में जाना पड़ेगा। वहां पे जाकर कंपनी के नाम से 3000 रुपीज का एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। बैंक में जाकर 3000 रुपीज का एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। उस बैंक ड्राफ्ट को बनवाने के लिए 1 घंटे 2 घंटे तो पहले तो लाइन में लगो, वेट करो कि 2 घंटे में बैंक ड्राफ्ट बनेगा। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट बनने के बाद उस बैंक ड्राफ्ट को कंपनी के एड्रेस के ऊपर स्पीड पोस्ट, कोरियर, जैसा आपको अच्छा लगता है वो करवाना पड़ेगा। अब आप ये देखो कि मान लो स्पीड पोस्ट करवाते हैं या कोरियर करवाते हैं, उसके ऊपर 50 रुपए का खर्चा लग जाता है, 50 रुपीज का खर्चा लग जाएगा। अब आप देखो कि केवल 3000 रुपीज की पेमेंट करने के लिए 3 आवर्स आपने बैंक में स्पेंड कर दिए, प्लस में 50 रुपए का खर्चा है। 3 घंटे के लिए मान लो आप कोई अपना बिजनेस करते हो, उस बिजनेस में आपको 3 घंटे के लिए दुकान छोड़ के जानी पड़ रही है, उस 3 घंटे में जो पैसा कमाते हैं वो पैसा भी आपका गया। जस्ट आफ्टर 1 मंथ फिर 2000 रुपए की पेमेंट करने के लिए भाई फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया जाएगा, उस समय 2000 आपको फिर पे करने। उस 2000 की पेमेंट करने के लिए फिर वही प्रोसेस, बैंक में जाओ, 2000 रुपीज का बैंक ड्राफ्ट बनवाओ, 2-3 घंटे वेस्ट करो, उसकी कोरियर करवाओ, ठीक। फिर उसके बाद फाइनल कॉल के ऊपर फिर यही झंझट क्रिएट होगा। तो कई बार क्या होता है कि शेयर होल्डर इन बार-बार की हेडेक से बचना चाहता है। तो कई बार शेयर होल्डर क्या करता है कि फ्यूचर में मांगी जाने वाली किसी भी कॉल की पेमेंट प्रेजेंट में कर देता है। फ्यूचर में मांगी जाने वाली किसी भी कॉल की पेमेंट प्रेजेंट में करता है तो उसको हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। भाई जैसे मान लो फ्यूचर में 20 रुपीज कंपनी को फ्यूचर में आज मान लो अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया,
अब बंदा क्या करेगा, अलॉटमेंट के 3000 रुपीज तो दे रहा है, साथ के साथ में फ्यूचर में 20 रुपीज फर्स्ट कॉल के, 20 रुपीज फाइनल कॉल, यानी कि टोटल 40 रुपीज हो गए। 100 शेयर्स पे 40 रुपीज के हिसाब से कितने बनते हैं, 4000 रुपीज बनते हैं। तो फ्यूचर में मांगे जाने वाले इन 4000 रुपीज की पेमेंट भी शेयर होल्डर अलोंग विद अलॉटमेंट कर देता है। अलॉटमेंट के टाइम ही इन फ्यूचर में मांगी जाने वाली कॉल्स की पेमेंट करता है, तो इसको हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि जैसे अगर कोई भी शेयर होल्डर फ्यूचर में मांगी जाने वाली किसी भी कॉल की पेमेंट प्रेजेंट में करता है, आज करता है, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस, उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। देखो बेटा, कॉल्स इन एडवांस का मतलब तो क्लियर हो गया होगा कि when the shareholder make the payment of any future calls in present, it is called calls in advance। अब बात करते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। भाई कॉल्स इन एडवांस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो, अगर शेयर होल्डर को फ्यूचर में मांगी जाने वाली कंपनी को फ्यूचर में मांगी जाने वाली किसी भी कॉल की पेमेंट प्रेजेंट में मिलती है, आज मिलती है, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी उसका ट्रीटमेंट क्या करती है, ऑन द डे ऑफ रिसीव, डे ऑफ अमाउंट रिसीव। भाई मान लो आज आपको पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का जो पैसा मिलना था वो तो मिला ही, साथ के साथ में आपको एडवांस का पैसा मिला। जिस दिन आपको कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिलता है, उस दिन आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। भाई जिस दिन आपको एडवांस का पैसा मिलता है, आप उस दिन एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए एक लायबिलिटी माना जाता है। ठीक है, कंपनी इसको करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी के नाम से शो करती है अपनी बैलेंस शीट में, ये ध्यान रखना। अब देखो, जैसे कॉल्स इन एडवांस का पैसा कंपनी को मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस कंपनी ने कर दी, ये तो हो गई जिस दिन कंपनी को पैसा मिला। अब आता है इस कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करने का दिन। मान लो कंपनी के मार्केट में टोटल 10,000 शेयर्स थे, एक बंदा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा दे चुका। अब क्या होता है कि जैसे फर्स्ट कॉल का टाइम पीरियड आता है, भाई 2 महीने बाद फर्स्ट कॉल है या 1 महीने बाद फर्स्ट कॉल है। जब फर्स्ट कॉल का टाइम आएगा तो कंपनी फर्स्ट कॉल को ड्यू करेगी। ड्यू हमेशा पूरे अमाउंट से होगा, ड्यू हमेशा। हालांकि फर्स्ट कॉल का कुछ पैसा आपको पहले मिल चुका, लेकिन जब फर्स्ट कॉल का टाइम पीरियड आएगा तो उस समय फर्स्ट कॉल को ड्यू तो आप पूरे अमाउंट से करोगे, एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फुल अमाउंट से आप फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे। लेकिन एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ कॉल, भाई मान लो 10,000 शेयर पे आपने 20 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख। ठीक है, अब आपको फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करना है। फर्स्ट कॉल के टोटल 2 लाख रुपीस आपको मिलने थे, लेकिन एक बंदा जिसके पास 100 शेयर्स है, वो फर्स्ट कॉल के 20 रुपीस के हिसाब से 2,000 रुपीस कंपनी को ऑलरेडी दे चुका। जो बंदा पैसा ऑलरेडी दे चुका, क्या वो बंदा दोबारा पैसा देगा? नहीं, कभी नहीं देगा। तो इसका मतलब 2 लाख में से 2,000 आपको पहले मिल चुके, तो कितना अमाउंट आपको रिसीव और होगा? बाकी का 198। भाई कितना पैसा आपको और मिलेगा? बाकी का 198। 198 जो मिलेगा वो तो चला जाएगा बैंक में। अच्छा, जो 2,000 रुपीस पहले मिल चुके वो किस नाम से पड़े हुए हैं? कॉल्स इन एडवांस के नाम से। आज उस पैसे को एडजस्ट करने का टाइम पीरियड आएगा, तो आज आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस
अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट को मैं लिख रहा हूं जो भी कॉल का पैसा है, टू शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक में 198, कॉल्स इन एडवांस में 2000 और टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा 2 लाख। इसी प्रकार फाइनल कॉल, फाइनल कॉल ड्यू पूरे अमाउंट से होगी, लेकिन जब रिसीव करोगे तो जो अमाउंट पहले मिल चुका वो माइनस करोगे, बाकी का पैसा बैंक में, जो पहले मिल चुका उसको एडजस्ट करोगे, आज उसको क्या कर दोगे डेबिट। ठीक, ये कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस के ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट। देखो बेटा, अगर कोई भी शेयर होल्डर फ्यूचर में मांगी जाने वाली किसी भी कॉल की पेमेंट कंपनी को प्रेजेंट में करता है तो कंपनी के लिए वो कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। कंपनी के लिए वो अमाउंट क्या कहलाता है, कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। अब आप देखो, फ्यूचर का पैसा कंपनी को प्रेजेंट में मिल गया तो कंपनी उस कॉल्स इन एडवांस के ऊपर शेयर होल्डर को इंटरेस्ट की पेमेंट करती है। कॉल्स इन एडवांस के ऊपर कंपनी शेयर होल्डर को क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट कितना, या तो क्वेश्चन में बताया जाएगा, अदरवाइज टेबल एफ को फॉलो किया जाता है, टेबल एफ। और टेबल एफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। यानी कि टेबल एफ के अकॉर्डिंग कॉल्स इन एडवांस के ऊपर कंपनी 12% पर एनम का इंटरेस्ट पे करती है, जिसके लिए कंपनी एंट्री क्या करेगी, इंटरेस्ट कंपनी दे रही है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है, डेबिट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस पे बनता है वो डेबिट, पैसा जा रहा है बैंक को, क्या करोगे क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये टॉपिक भी इंटरेस्ट का टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखिए डियर, ये था हमारे पास कॉल्स इन एडवांस एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसी से रिलेटेड इलस्ट्रेशन आपको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।